सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत 2 जो कि कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक है। इसका पाठ 5 शासक और इमारतें। इससे पहले हम 4 पाठ ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। इसमें हम चर्चा करते हैं टू द पॉइंट नोट्स की, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर आपका जीएस का पार्ट आ रहा है, ठीक है, या जीके का पार्ट आ रहा है, वहाँ पर ये सीरीज़ बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से ही आपको यहाँ टू द पॉइंट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है जी, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, फॉर एग्जांपल एमटीएस का एग्ज़ाम हो या जीडी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो। और टीचिंग एग्ज़ाम भी इसी में सम्मिलित कर लीजिए। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या EMRS का आया हुआ है अभी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का आया हुआ है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर आपका जीके और जीएस पूछा जा रहा है, उसके लिए ये एकदम परफेक्ट सीरीज़ है टू द पॉइंट नोट्स। और यहाँ से आपको अवश्य ही भविष्य में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यदि आप सीटेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर सेकंड, उसमें आपने एसएसटी चूज़ किया हुआ है, ठीक है, एसएसटी आपका आता है 60 मार्क्स का, 60 नंबरों का। उसमें आपका पर्टिकुलरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा बहुत पार्ट आता है मेन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस रहता है, ठीक है। तो उसके लिए तो ये सीरीज़ बिल्कुल रामबाण सीरीज़ होने वाली है एकदम, क्योंकि टू द पॉइंट उसी हिसाब से चलने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए हम सीधा अपनी टू द पॉइंट सीरीज़ पर चलेंगे, ठीक है। पार्ट 7 कक्षा 7 पार्ट 5 शासक और इमारतें, ठीक है, इतिहास। चलिए देख सकते हैं आप, शासक और इमारतें पार्ट 5 है आपका, ठीक है जी। चलिए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी केवल उन्हीं की चर्चा की जाएगी। देखिए, सबसे पहले इसमें ना आपकी कुतुब मीनार की चर्चा है ना। कुतुब मीनार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नाम यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। इन्होंने इसका निर्माण जो है लगभग 1199 के आसपास कराया, ठीक है, 1199 लिखा हुआ है, डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस पर कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं जो कि कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में, ठीक है, किस भाषा में है, अरबी भाषा में। तो यहाँ से आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक भी कहे जाते हैं, कब कराए, 1199 में, ठीक है। किस भाषा में अभिलेख मिले हैं कुतुब मीनार पर, अरबी में, ठीक। इस पेज से आपको मात्र इतना ही याद रखना है। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। ये देखिए कुतुब मीनार का आपका ये बिल्डिंग दिख रही है, ये सबसे पहली बिल्डिंग है जहाँ तक मुझे लग रहा है, पहली मीनार, जी हाँ, देख लेते हैं। यहाँ देखिए कुतुब मीनार से संबंधित ना कुछ फैक्ट दिया हुआ है, तो इसको ज़रूर हम लेते चलेंगे साथ में, है ना। चलिए, कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। कितनी मंजिली है, 5 मंजिली। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो हम जनरली लगा देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और आंसर भी वही होता है। क्यों, क्योंकि शुरुआत भाई उन्होंने की थी, है ना। लेकिन अगर अलग से ही आपसे पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसने कराया, तो अभी आपका उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन बाकी की मंजिलों का निर्माण किसने कराया, तो ये कराया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश कौन है, ठीक है, एक शासक हैं जिन्होंने दिल्ली पर राज किया, ठीक। 1229 के आसपास इन्होंने बाकी मंजिलों का निर्माण कराया, कुतुब मीनार की बाकी मीनारों का निर्माण, ठीक है। और बाकी ये किस लिए प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में इल्तुतमिश के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाके देखिए, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से ये जानकारी हुई, आगे चलेंगे जस्ट 1 सेकेंड, ओके, आगे देखिए। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी या खलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खलजी भी बोलते हैं, मोहम्मद तुगलक,
फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। अब यहाँ देखिए कुछ शासकों के नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं कि इसकी मरम्मत किसने किसने करवाई। बनवाया तो नहीं, लेकिन मरम्मत करवाई इनकी। ठीक है, सबसे पहला नाम अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा नाम मोहम्मद तुगलक, तीसरा नाम फिरोज शाह तुगलक और चौथा नाम इब्राहिम लोदी। इन चारों ने ही समय समय पर कुतुब मीनार की इमारत की क्या कराई, मरम्मत कराई। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। यहाँ देखिए, यहाँ एक छोटा सा फैक्ट दिया गया है, इसको हम साथ में ले चलेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है और भविष्य में बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, आगरा किले का निर्माण, सबसे पहले पता होना चाहिए आगरा का किला किसने बनवाया है, अकबर ने। ठीक है, अकबर द्वारा निर्मित आगरा का किला, ठीक है, ये आगरा किला है, इसके बारे में लिखा हुआ है के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, मतलब इतनी लेबर उसमें लगी थी। तो आपको इतना डाटा तो याद नहीं रखना है ये सब, ठीक है, हल्का सा पढ़ सकते हैं, माइंड में क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगरा किले का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए इसमें ना मेनली देखिए शासक और इमारतें, जैसे कि नाम से ही इस चैप्टर का आपको पता है ना, पता चल रहा है कि इसमें शासकों के बारे में है और उनके द्वारा जो भी इमारतें बनवाई गई, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, ठीक है, और बाकी चीज़ें हों, उनके बारे में ही मूल रूप से चर्चा की गई है और किस शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने इमारतों एवं मंदिरों एवं मस्जिदों का निर्माण किया, उनकी भी ये चर्चा इस चैप्टर में की गई है। ठीक है, चलिए 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं अर्थात बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है इस पेज से, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली, ये क्या है, ठीक है, ये वास्तुकला की एक शैली है, अलग से ही आ सकता है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या है, ये वास्तुकला की एक शैली है। आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा एग्जामिनर, है ना, तो आपको ध्यान रखना है वास्तुकला की एक शैली। और क्या होता है इसमें, छत, दरवाजे और खिड़कियाँ 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाई जाती हैं। उदाहरण में दिखा देता हूँ, अभी पिक्चर के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आप उदाहरण दे सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, ठीक है, ये चीज़, चलिए अच्छा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ देख लीजिए, अधिरचना क्या होता है, अधिरचना होता है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, ठीक है, ज़मीन से ऊपर किसी भवन का भाग जो उठा हुआ है वो अधिरचना है। क्लियर है, सिंपल सा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। अच्छा, आगे चलने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यदि आपने अभी तक MCQ सीरीज़ नहीं देखी है क्लास 6 की, ठीक है, तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि जब पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो जाती है, फॉर एग्जांपल हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, और जब हमारी बुक कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम एक MCQ सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर जाके विजिट कीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस वो NCERT के ही लिए गए हैं। ठीक है जी, चलिए प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आगे चलेंगे। अब देखिए, यहाँ कुछ मंदिरों की बात की गई है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया, चंदेल शासक थे। ठीक है, चंदेल वंश के, सीधा देखो या तो वंश से ही क्वेश्चन आ जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया, तो आपका उत्तर हुआ चंदेल वंश। ठीक है, पहली चीज़। या फिर डायरेक्टली आपसे पर्सन का नाम पूछा जा सकता है, व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया, तो आपको ध्यान रखना है धंगदेव। कौन सा देव, धंगदेव, इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखिए कोई भी ट्रिक मैं यहाँ बताऊँगा उसका व्यक्तिगत भाव से कोई लेना देना नहीं है भाई, है ना, किसी भी
व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है इसका उद्देश्य। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम जो भी ट्रिक लगाएंगे उसको एग्ज़ाम में हम रिटेन कर पाए और अपना आउटपुट बेहतर तरीके से दे पाएँ। ठीक है, तो धंग देव से आप लगा सकते हैं कंदरिया महादेव। देखिए महादेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और शिव जी ऐसे नाचते हैं कि पूरी जो धरती है वो काँप उठती है, धंग धंग या धम धम करके आवाज़ आती है। ठीक है, इस टाइप से आप ट्रिक लगा सकते हैं। भाई महादेव का मंदिर है, धंग देव ही बनवाएंगे, महादेव शिव। ठीक है, कंदरिया। ठीक है, कंदरिया से भी थोड़ा लगा सकते हैं भाई साउंड, कंदरिया साउंड, धंग देव, है ना, इस टाइप से ट्रिक लगा के आप कर सकते हैं। और ये चंदेल वंश के थे। ठीक है, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम होता है कि ईयर आपसे पूछे। ठीक है, ना के बराबर मैं नहीं बोलूँगा आप ईयर याद कीजिए, बस हल्का सा माइंड में क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने की चीज़ है आपकी ये कि कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो शिव भगवान की स्तुति में बनाया गया है, और धंगदेव राजा ने बनाया है जो कि चंदेल वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी है आपकी। अब यहाँ इसके बारे में ना थोड़ा सा दिया गया है तो इसको पढ़ लेना ज़रूरी है ना। चलिए, ये पूरा कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में है। ठीक है, एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसे महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुँचाया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर अर्थात गर्भगृह है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह कहते हैं, पिछली वीडियोज़ में हम कर चुके हैं, में रखी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित अर्थात पंडित ब्राह्मण लोग, है ना, एकत्रित होते थे। मतलब सामान्य जन को यहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, ऐसा आप कह सकते हैं, है ना। यहाँ शायद लाइन लिखी भी हुई है, नीचे देख लेते हैं हम, एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। ओके, खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे। अब देखो खजुराहो का बता रहा है ना, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। ठीक है, बस इतना सा फैक्ट है। गर्भगृह याद रखना है, मंदिर का वह भाग जहाँ मुख्य मूर्ति रखी जाती थी और वहीं अनुष्ठान होते थे। ठीक है, चलिए मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है, एक तो ये मंदिर हुआ, कौन सा मंदिर है, कंदरिया महादेव। ठीक है, शिव की स्तुति में बनाया गया, चंदेल वंश के राजा थे धंगदेव, उन्होंने बनवाया। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी, आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। ठीक है, देखिए अगला मंदिर भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप मंदिर का चित्र शायद मैंने ठीक से नहीं दिखाया, चित्र देख सकते हैं आप, ये आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला है आपका, देखिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ये है बृहदीश्वर का मंदिर। इसको राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहले आप मंदिर देख लीजिए, मंदिर बहुत सुंदर है। ठीक है, और अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में। ठीक है, दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें ये देखने का प्रयास करेंगे। जस्ट 1 सेकंड। ओके, देखिए तंजावुर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तंजावुर को तंजौर भी बोलते हैं, और ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। मैंने अलग से लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने डिटेल दी है बुक में तो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि राजराजेश्वर का मंदिर या बृहदेश्वर का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। क्यों, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं होती थी, है ना, क्रेन से सामान लाद के पहुँचाते हैं ना ऊपर ऊंचाई पर, तो उस समय तो थी नहीं, तो इसलिए बहुत मुश्किल था। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। राजराजेश्वर मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है, जैसे कि कंदरिया महादेव का मंदिर भी शिव को समर्पित है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कंदरिया महादेव का मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है जी, और इसको बनवाया था राजराज प्रथम ने। आपको पता है इनके बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ आए हैं। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ये चोल शासक थे और सबसे प्रसिद्ध चोल शासकों में से थे ये। ठीक है, राजराज प्रथम, और इन्हीं के ही बेटे थे राजेंद्र प्रथम। अगर आपको याद हो, मैंने कराया है, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इनके बेटे थे, और इन्हीं को ही दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, अच्छे से मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको, राजराज प्रथम के बेटे को, जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चलिए बाकी ये चीज़ों तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछली वीडियोस जाके जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे अब हम। तो भाई उस समय क्रेन नहीं होती थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था
कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। क्या बनवाया? चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया। अब बताओ, मतलब मंदिर होता नहीं है, जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ों पे जाने के लिए उसके चारों ओर रास्ता बना होता है थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर, है ना। उसी टाइप से मंदिर को बनाने के लिए भी, सामान पहुंचाने के लिए रास्ता तैयार किया गया। 4 किलोमीटर, सोच सकते हैं मंदिर कितना ऊँचा होगा। ठीक है, इसका शिखर उस समय सबसे ऊँचा था सभी मंदिरों में। ठीक है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो, है ना। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ देखो लिखा भी है, बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आज भी मंदिर के पास एक गांव चारूपल्लम, क्या नाम है? चारूपल्लम। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। और क्यों कहते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर के निर्माण में 4 किलोमीटर लंबा चढ़ाई का रास्ता तैयार किया गया, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए, चारूपल्लम चढ़ाईदार रास्ते का गाँव। ये गाँव का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस मंदिर के पास ये गाँव स्थित है, तो याद रखना है राजराजेश्वर या तो बृहदेश्वर। ठीक है जी, चलिए, इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट। आगे चलेंगे। चलिए आगे देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो शायद ये फिट हो जाए हमारा एडिटर। ओके, चलिए। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। कौन कौन से? पहला है, दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। कौन सा रूप था? चापाकार। इसमें क्या होता था, खिड़कियों के ऊपर की जो अधिरचना होती थी ना, उसका भार जो है ना वो मेहराबों पर डाल दिया जाता था। किस पर? मेहराबों पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यही चापाकार रूप था वास्तुकला का। ठीक है, ध्यान रखना, छोटा सा फैक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, अब दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन ये है, देखिए, चलिए देखेंगे। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा। ठीक है, सिंपल। ध्यान रखना, 2 चीज़ें ये चेंज आई। ठीक है, ये कथन के रूप में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, किसी ना किसी एग्ज़ाम में। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए, ये जामा मस्जिद का बताया गया, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। किबला की दिशा बताई गई है। ठीक है, देख लेते हैं हम। चलिए, जस्ट 1 सेकेंड, इसको ना नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ना 2 आई हैं लाइन। चलो फिलहाल इतना बता देते हैं, फिर देखते हैं आगे, है ना। चलिए। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, आगे देखेंगे, अगले पेज पे है, अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। ठीक है, तो मानना था ऐसा उनका कि जो राजा है, जो मूल राजा है, जो शासक है, वो अल्लाह की परछाई होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, बस छोटा सा फैक्ट है, ज़्यादा नहीं है। और किबला क्या होता है? मक्का की ओर संकेत, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मक्का की ओर की दिशा। ठीक है, ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियोस में, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, जिस और जो मुसलमान समुदाय हैं वो बैठ करके नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, अपनी पूजा अर्चना करते हैं। चलिए आगे देखेंगे।
ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट है, देख लेते हैं। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। किससे निकले हैं? आब से, जिसका अर्थ क्या होता है? पानी। ठीक है, आब से निकला है और इसका अर्थ क्या होता है? पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, है ना, जहाँ कुछ लोग जाके बसे हों। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही हैं। ठीक है जी, चलिए, छोटा सा फैक्ट था, क्या पता एग्जाम में आ जाए, इसलिए बताना ज़रूरी समझा। आगे देखेंगे, टू द पॉइंट। अब देखिए उस समय क्या था, उस समय ना जल संरक्षण के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, या तो बोल सकते हैं मूल उद्देश्य अपनी प्रजा को प्रसन्न करना था शासकों का, इसलिए कभी कभी क्या करते थे, हौज बना देते थे, जलाशय बना देते थे, है ना, ताकि प्रजा की नज़रों में उनका सम्मान और उठ सके, ऊपर उठ सके वो लोग। ठीक है जी, चलिए जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ देख लेते हैं। चले, व्यापक समझ ये थे कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी, है ना, कि भाई ऐसा बहुत बेहतर है, ठीक है, ये करवाना। चलिए आगे देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोहना के एकदम निकट अर्थात एकदम पास एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? हौजे सुल्तानी या राजा का तालाब। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो अभी वर्तमान में आपका हौज खास है दिल्ली में, उसका निर्माण किसने कराया था। ठीक है, कॉमन सेंस है, अगर बताएंगे तो ज़रूर मुझे प्रसन्नता मिलेंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए डायरेक्ट लिख के बताइएगा कि हौज खास का निर्माण इस शासक ने कराया, जिसने भी कराया उसका नाम, ठीक है, मेंशन जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे, ये छोटा सा फैक्ट था आपका, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। चलिए ठीक है, आई थिंक ओके, चलिए अब देखिए उस समय ना, हाँ इसके हेडिंग मुझे याद आ गई, उस समय ना जो शासक वर्ग है ना, एक दूसरे पे आक्रमण भी करते थे, और आक्रमण के दौरान जो निशाना थे ना वो धार्मिक स्थल भी होते थे, और ऐसा माना जाता है कि अगर दूसरे राजा के धार्मिक स्थल पर हमला करते हैं तो उसके हृदय को ज़्यादा चोट पहुंचती है। ठीक है, इसलिए उस समय आप देखेंगे चाहे महमूद गजनी हो, ठीक है, या फिर कोई हिंदू शासक भी हों, ठीक है, जिनके अभी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ भी मैं बताऊँगा इधर, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, और अपने इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए और विपक्षी राजा को आघात पहुंचाने के लिए ये किया जाता था कि उनके मंदिरों या फिर मस्जिदों पर भी आक्रमण होते रहते थे समय समय पर। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक उदाहरण देखने को मिलता है 9वीं शताब्दी के आरंभ में, जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती, क्या नाम है, धम्मकित्ती ने लिखा है। क्या लिखा है, इसको जानने से पहले थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे जान लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है श्रीवल्लभ, ठीक है, ये कौन से वंश का राजा है? ये पांड्यन राजा है, ठीक है, पांड्य हैं ये, ठीक। और दूसरी बात, श्रीलंका पर आक्रमण करके राजा सेन प्रथम, ये सेली समुदाय के राजा हैं, ठीक है, सिंहली शासक हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, राजा सेन प्रथम ये सिंहली शासक हैं। आपको पता है सिंहली क्या है? सिंहली एक भाषा, एक लैंग्वेज है जो कि श्रीलंका में बोली जाती है, ठीक है, तो उस समय सिंहली शासक होते थे। ठीक, इतना ध्यान रखिए। तीसरी चीज़, बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये इतिहासकार भी हैं और बौद्ध भिक्षु भी हैं। ठीक है जी, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब इन्होंने क्या कहा है, पांड्यन द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण को, राजा सेन प्रथम पर आक्रमण को क्या बोला इन्होंने, देखिए, सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। कौन? पांड्यन राजा श्रीवल्लभ।
रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। इसलिए शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। ठीक है, अब देखो भाई ले गया तो भाई उसके वंशज जो भी होंगे या साथी जो भी होंगे वो बदला लेना चाहेंगे। ठीक है, यही चलता था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय, अब देखो सेन प्रथम था इधर, है ना, राजा सेन प्रथम है ना, अब सेन द्वितीय आ गया, या तो उसका वंशज आ गया, है ना, उसी का बेटा होगा या साथी होगा, बेटा ही होगा मेनली, तो शायद द्वितीय लिखा है तो मेरे हिसाब से, है ना, ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अब देखो उन्होंने उस पर हमला किया, अब ये कह रहे हैं भैया उसकी राजधानी पर करो। राजधानी पता है मदुरई कितना प्रसिद्ध था उस समय, है ना, समृद्ध था, तो इस हिसाब से उस समय लड़ाइयाँ होती रहती थी, है ना, उसी चीज़ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे देखिए, बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए। ठीक है, एक उदाहरण तो ये देखा आपने इतिहास में। दूसरा उदाहरण देखिए, राजेंद्र प्रथम, जिनको कि दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा, ठीक है, ये राजराज प्रथम जिन्होंने कि बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, राजराज प्रथम उन्हीं के बेटे हैं ये राजेंद्र प्रथम, अभी पीछे भी मैं बता के आया हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थीं। ठीक है, इन्होंने भी देखो, क्योंकि भाई जो भी राजा हुए हैं या तो कुछ काम करवाया है या तो मंदिरों का निर्माण करवाया है ना, या तो मरम्मत करा दी। अब देखो इन्होंने भी शिव का मंदिर का निर्माण कराया है, तो जब ये इन्होंने जीता, दूसरे राज्य को जीता, तो वहाँ से उस शासक को जीता, तो वहाँ से जो भी मूर्तियाँ वगैरह प्राप्त हुई थी उन सभी चीज़ों को वहाँ पे लाके रख दिया जो इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखो ये बता रहे हैं कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव अर्थात शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। पाल वंश था बंगाल में। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने शायद पहले या दूसरा चैप्टर में ही बताया इस चीज़ को, है ना। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर जाके विजिट कीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट जानना है कि चोल राजा थे, राजेंद्र प्रथम थे, दक्षिण भारत के नेपोलियन कहा जाता है, शिव मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने। ठीक है, और किस हिसाब से उस समय होता था, जिस शासक को जीता और वहाँ से जो चीज़ें जीती उनको अपने द्वारा मंदिर निर्माण जो भी कराया गया उसमें जा कर के उसको रख दिया, है ना। चलिए, ये दो उदाहरण हुए। अब देखिए तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण सबसे भयंकर और ख़तरनाक बोलेंगे हम इसको, है ना, क्यों बोलेंगे अभी आपको पता चलेगा। देखिए, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का ही समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बड़ा महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। पहले देखो महमूद गजनी को इतना नहीं जाना जाता था, लेकिन जैसे ही उसने मंदिरों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, काफ़ी सोना, काफ़ी हीरे जवाहरात या काफ़ी मूर्तियाँ बोल सकते हैं यहाँ से लूट करके वो ले गया। और उसका काम ये था कि हर वर्ष, हर साल वो आक्रमण करता था। ठीक है, पश्चिम साइड इसका शासन था, करीब बोल सकते हैं अफगान की साइड, है ना। तो वहाँ से ये पार करके आता सीमा और भारत में आता और यहाँ से ये मंदिरों को लूट करके चला जाता था। ठीक है, एकदम इसको मंदिरों के लिए एकदम घातक बताया गया इतिहास में, इतिहासकार भी इसको बताते हैं। ठीक है, मंदिरों का सबसे बड़ा दुश्मन बोला जाता है महमूद गजनी को। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर करते थे। ठीक है, जैसे कि मैं कई बार पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे। अब देखिए बाबर की आत्मकथा के बारे में बताया जा रहा है और मेन रूप से चार बाग। ठीक है, चार बाग क्या होता था अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बाबर अपनी आत्मकथा में, इनकी आत्मकथा क्या है, बाबरनामा, बाबरनामा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, इन्होंने अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है ना।
अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है कि भाई मुझे ये बाग पसंद थे। लेकिन शुरुआत जो है वो यहाँ से नहीं होती है, 4 बाग की शुरुआत होती है अकबर के टाइम से। यहाँ से ये देखिए, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ से 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, 4 बाग बनाने की जो परंपरा है वो किसके शासनकाल से शुरू हुई या प्रारंभ हुई, किसके शासन में? अकबर के शासन में। ठीक है। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहाँ ने भी बनवाया था। ठीक है, तो अकबर के साथ साथ इन्होंने भी बनवाया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 बाग का एक उदाहरण दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे पिक्चर आई हुई है तो ये यहाँ आई हुई है, देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, अगर आप विजुअल हो पा रहा है तो ये देखिए ये नहर देख रहे हैं आप ऐसे काटती हुई नहरें निकलती हैं 4 बाग में। यहाँ एक बाग है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है और यहाँ चौथा है। ठीक है, इस टाइप से ये होता था 4 बाग। ठीक है, आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलेंगे, छोटा सा फैक्ट और है, देख लेते हैं। चलिए, अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, अर्थात इनोवेशंस हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिस्तक कहा जाता था, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। अब यहाँ से देखिए क्या चीज़ ध्यान रखनी है। हुमायूं के मकबरे में ही जो कि किसने बनवाया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, हुमायूं ने बनवाया था या किसी और ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा? ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अलग से मेंशन करके कि हुमायूं का मकबरा इन्होंने बनवाया था। ठीक, आशा है आपका जवाब जरूर आएगा, जो कि बहुत कम आता है। फिलहाल आगे चलेंगे। तो इन्हीं के हुमायूं के मकबरे में ही सबसे पहली बार केंद्रीय गुंबद देखा गया था, है ना, केंद्रीय गुंबद और ऊंचा था बहुत। ठीक है, मेहराबदार प्रवेश द्वार थे जिन्हें पिस्तक कहा जाता था। पिस्तक याद रखिएगा, मेहराबदार प्रवेश द्वार। ठीक है, आगे चलेंगे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तबिहिस्त की परंपरा में हुआ था। कौन सी परंपरा? हस्तबिहिस्त की परंपरा, जिसे 8 स्वर्ग भी बोले जाता है। ठीक है, 8 स्वर्ग भी बोला जाता है। इसमें क्या होता था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। ठीक है, एक केंद्रीय कक्ष होता था जो कि 8 कमरों से घिरा होता था, इसलिए इसको 8 स्वर्ग या तो हस्तबिहिस्त परंपरा कहा जाता था, याद रखिएगा। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। ठीक है जी, यहाँ से इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। ठीक है जी। यहाँ देख लेते हैं। अब शाहजहाँ का शासनकाल में दिया गया है थोड़ा सा। ठीक है, किस टाइप के भवन, और शाहजहाँ के शासनकाल में आपको पता है सबसे फेमस कृति इनके द्वारा निर्मित स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है ना, क्या? ताजमहल। चलिए उसके बारे में भी देखेंगे अभी। फिलहाल शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहाँ के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, जिन्हें दीवाने खास एवं दीवाने आम कहा जाता था, उसकी योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। क्वेश्चन आ सकता है, 40 खंभों का सभा भवन, ठीक है, क्या कहलाता है? चिहिल सुतुन, या चिहिल सुतुन को दूसरे रूप में किस नाम में जाना जाता है? 40 खंभों की सभा भवन या 40 खंभों के सभा भवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे। शाहजहाँ के बारे में ही है, अगला पैराग्राफ भी देखेंगे। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्रायः किबला, अब किबला क्या होता है यहाँ ब्रैकेट में देखो दोबारा दिया गया, मैं पीछे कितनी बार बता के आ चुका हूँ। नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा किबला कहलाती है। ठीक है, कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जिस समय दरबार चलता था
उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है ना। राजा को ईश्वर के समान माना गया है, ठीक है, ईश्वर की परछाई माना गया। अल्लाह की परछाई में पीछे पड़ के आए ना, अलाउद्दीन को भी अल्लाह की परछाई, है ना। तो मुस्लिम शासक भी अपने आप को मानते थे, ठीक। तो उस हिसाब से ही वो अपना आसन का, सिंहासन का निर्माण भी कराते थे दिशाओं के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, इन दोनों को ना एक साथ पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, क्योंकि ये अगला पेज पे भी दिया हुआ है। ठीक है, आशा ये चीज़ें अब दिख रही होंगी। चलिए इसको सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। देखिए आगे है, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा, ठीक है, ये शब्द ध्यान रखना, पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता है, उनका नाम है आर्फियस। क्या नाम है? आर्फियस। क्या नाम है? जी हाँ, आर्फियस। इनको वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, शाहजहां के पीछे था ये, ठीक है। पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई जाती थी, जिसमें पौराणिक राजा, ठीक है, यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इनका नाम भी ध्यान रखना है, आर्फियस। और कौन थे ये? यूनानी देवता थे और संगीत के लिए फेमस थे। ऐसा कहा जाता था कि इनका संगीत जो है आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है, तो हम तो इंसान हैं, ठीक है। चलिए अब पित्रादुरा क्या होता है, यहाँ देखिए अलग से दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पित्रादुरा होता है, अलग से एक कलर लेते हैं पहले, ठीक है। पित्रादुरा होता है उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर एवं अलंकृत नमूने, ठीक है। ये है आपका पित्रादुरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलेंगे। देखिए सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट बताने का प्रयास रहा है हमेशा से और आगे भी रहेगा, है। यहाँ हम पढ़ चुके हैं, आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए आगे चलेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। स्टार्टिंग में राजधानी क्या थी? शाहजहां की आगरा थी, ठीक है जी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है, नदी तट बाग क्या होते हैं। जब 4 बाग मैंने अभी पीछे बताया ना, 4 बाग कैसे बनाए जाते हैं, उसी योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के जो बाग होते हैं उसे नदी तट बाग कहते हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए, इस तरह के बाग में जो निवास स्थान है वो 4 बाग के पीछे में स्थित ना होकर नदी तटों के पास के बिल्कुल किनारे पर होता था, है ना। और 4 बाग में क्या होता था? 4 बाग के बीच में स्थित होता था। लेकिन नदी तट बाग में क्या होता था? ठीक है, यहाँ बीच में नहीं स्थित होगा बागों के, यहाँ किनारे पर होगा, नदी तटों के पास होगा, किनारे पर निवास स्थान, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ ताजमहल से संबंधित मैंने अलग से एक फैक्ट लिख दिया है, जो कि बुक में था, वो काफ़ी दूर अलग से दिया हुआ था, तो मैंने कहा इसी पेज में कवर हो जाएगा वो, है ना। ताजमहल का जो निर्माण है वो 1643 में पूर्ण हो गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हो गया था? 1643 में, 1643 में। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। अगला सब हेडिंग है आपकी आसमान छूते चर्च, ठीक है। जैसे कि हम भाई बात कर रहे हैं इमारतों की, ठीक है, तो इमारतों में चर्च भी आ जाता है। तो बाकी जो विश्व है वहाँ उस समय क्या चल रहा था, जिस समय हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो चर्च देख लेते हैं, चर्च के बारे में, ठीक है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में, कहाँ पर? फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए।
वास्तुकला की यह शैली गॉथिक के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गॉथिक के नाम से। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते। ठीक है, यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस में जब ऊंचे ऊंचे चर्चों का निर्माण होने लगा, ठीक है, और वास्तुकला की एक नई शैली प्रयोग में लाई जाने लगी, तो ये शैली गॉथिक शैली के नाम से जानी गई। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि गॉथिक शैली का संबंध किससे है? आपको ऑप्शन दे देगा चर्च, ठीक है, मस्जिद, ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको वो, मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? चर्च। समझे? इस हिसाब से जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में बन जाते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को साथ में लेके चलना है ना, क्योंकि एक एक नंबर आपका बहुत कीमती है। आगे देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जोड़ दिए गए, है ना। पहले घंटी वगैरह नहीं होती थी। ठीक है, आगे देखेंगे। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ, मतलब काफ़ी समय लग गया इसमें। ठीक है जी, चलिए, तो उसको ध्यान रखना है। ये फ्रांस में है ये भी, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, है ना। चलिए तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रेडम चर्च जो है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, आप लोग क्वेश्चंस का वेट कर होंगे कि इसके क्वेश्चंस का है। इसमें एक्चुअली जो है कोई क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट व्याख्यात्मक क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने नहीं लिए हैं। ठीक है, MCQ बेस्ड इसमें क्वेश्चंस नहीं थे, और ना ही फिल इन द ब्लैंक्स था, और ना ही सही गलत, इसलिए इसके जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं लिए गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट 5 शासक और इमारतें इतिहास कक्षा 7 का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।